देखिए अब हम आज के इस क्लास के अंदर नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, दैट इज द कर्टियस रिएक्शन या कह दो कर्टियस रीअरेंजमेंट। देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे कर्टियस रिएक्शन। देखो कर्टियस रिएक्शन को जरा ध्यान से समझना, ज्यादा कुछ खास नहीं है कर्टियस रिएक्शन के अंदर, है ना, बस थोड़ा समझने की बातें हैं इसके अंदर, हल्का फुल्का देख लो। कर्टियस रिएक्शन के अंदर ये कहा जाता है कि ये जो असाइल अजाइड होता है ये है असाइल अजाइड। क्लियर? इस असाइल अजाइड को जब हीट किया जाता है तो एक थर्मल डीकंपोजिशन होता है। ये असाइल अजाइड, इसको जब हम हीट करते हैं ना तो थर्मल डीकंपोजिशन होता है, और थर्मल डीकंपोजिशन होके साथ में एक कंसर्टेड मैनर के अंदर रीअरेंजमेंट होके हमें आइसोसाइनेट मिलता है। देखो वो मैं आपको समझाता हूं। ये असाइल अजाइड को अगर मैं यहां लिखूं तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ये लीजिए, दिस वन इज द असाइल अजाइड, करेक्ट, ये प्लस, ये लीजिए, और यहां इस वाली नाइट्रोजन के ऊपर ये मैंने यहां माइनस लगा दिया है। क्लियर? तो जब भी कभी असाइल अजाइड को हम हीट करते हैं, ये लीजिए, तो हीट करने पर यहां पे थर्मल डीकंपोजिशन होगा। क्या रहा? थर्मल डीकंपोजिशन। और थर्मल डीकंपोजिशन होने के बाद आफ्टर द थर्मल डीकंपोजिशन इस असाइल अजाइड से हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। इसका निकलना N2 बाहर निकलेगी, और इधर से इसका, ये लीजिए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेते हुए माइग्रेट करना और इस इलेक्ट्रॉन का इधर चले जाना। ये सारे स्टेप कंसर्टेड स्टेप होते हैं। तो हम ये कहें ये वाले जो स्टेप, जो कंसर्टेड स्टेप है, एक्चुअली यही वाला स्टेप इसका स्लो स्टेप है और इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये स्टेप इसका स्लो स्टेप है और इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इस स्टेप के अंदर एक्चुअली कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन चल रहा है। और ये जो कार्बन से नाइट्रोजन माइग्रेशन यहां चल रहा है, इसकी नेचर एनाइनोट्रॉपिक होती है। एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट होता है यहां पे, और जैसे यहां एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट होगा इससे हमें आइसोसाइनेट मिलेगा। अब इस एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट के अंदर ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप है ना, माइग्रेटिंग ग्रुप, यदि इसकी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। तो कहूंगा इफ migrating group have some stereochemistry, if migrating group have some stereochemistry then there should be retention in configuration, then there should be retention in configuration। तो यहां पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर ये स्टेप होता है तो देखिए हमारे को क्या स्पीशीज मिली, आफ्टर द रीअरेंजमेंट हमें मिल गया आइसोसाइनेट। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, हमें मिल चुका है आइसोसाइनेट। अब आइसोसाइनेट की रिएक्शन तो आगे किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाई जा सकती है, बिकॉज आइसोसाइनेट इज द इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, सो इट इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अगर मैं इसकी रिएक्शन, समझना, अगर मैं इसकी रिएक्शन आगे H2O के साथ करवाऊं तो हमारे को कार्बेमिक एसिड मिल जाएगा। ये लीजिए, ये हमारे को क्या मिल गया है, कार्बेमिक एसिड, और इस कार्बेमिक एसिड में से CO2 बाहर निकल जाएगी, और जैसे CO2 बाहर निकलेगी, CO2 के बाहर निकलने के बाद हमारे को एक कार्बन कम की अमीन ऑब्टेन हो जाएगी। ये प्रोडक्ट हम लोगों को यहां मिल जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि अटैक यहां पर वाटर का ही होगा, हो सकता है हमसे अल्कोहल का अटैक करवा ले कि बताइए आइसोसाइनेट पर हमने तो अब अल्कोहल का अटैक करा लिया, अब क्या बन जाएगा। तो अगर अटैक अल्कोहल का होगा तो फिर हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए, और हम ये जानते हैं दिस वन इज द कार्बेमेट। भाई ये क्या है, एस्टर ऑफ कार्बेमिक एसिड, जिसको हम
कार्बेमेट कहते हैं। अरे जो ऊपर कार्बेमिक एसिड बना हुआ है ना, ये ऊपर ये क्या बना हुआ था, ये क्या था, ये कार्बेमिक एसिड था, जिसमें से हमने CO2 बाहर निकाली थी, और नीचे हमने इसी कार्बेमिक एसिड का एस्टर बना रखा है कार्बेमेट। ये स्टेबल होता है, इसमें से कोई CO2 वगैरह बाहर नहीं निकलेगी। और या फिर मैं इसकी रिएक्शन देखो अमोनिया से करा दूं या अमीन के साथ करा दूं, जैसे मैं ये रिएक्शन करवाऊंगा, देखो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें ये स्पीशीज मिल जाएगी। और अगर आप देखें यहां ध्यान से, तो दिस वन इज द सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। ये क्या बना हुआ है, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बना हुआ है। ये आप लोग देखो, दिस वन इज द सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। देखो ये यूरिया ही तो होता है। इधर देखो यार, इधर देखो, इसको क्या कहते हो आप लोग? आप कहेंगे सर इसको तो यूरिया कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना यूरिया, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, इस यूरिया में यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, यहां से भी एक हाइड्रोजन हटाया, और हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे R लगा दिया, यहाँ R लगा दिया, तो ये सब्स्टिट्यूटेड यूरिया कहलाता है। और आप देखिए यही स्पीशीज यहाँ आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, CH3NH C डबल बॉन्ड O NHR, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। तो अगर हम इस आइसोसाइनेट का रिएक्शन अमीन के साथ करवाते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड यूरिया मिल रहा है, अगर अल्कोहल के साथ करवा रहे हैं तो हमारे को कार्बेमेट मिल रहा है, और हम इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाते हैं तो पहले कार्बमिक एसिड बनता है, जिसमें से CO2 बाहर निकल के और 1 डिग्री अमीन हमें ऑब्टेन होती है। तो हम यहां ये लिख सकते हैं, ये 1 डिग्री अमीन है, ये कार्बेमेट है, और ये एक सब्स्टिट्यूटेड यूरिया है। इसको क्या बोल रहे हैं, दिस वन इज द सब्स्टिट्यूटेड यूरिया, राइट। तो कर्टियस रिएक्शन क्या हुई, एक्चुअली एसाइल अजाइड लिए जाते हैं, यानी कोई कंपाउंड के अजाइड लिए गए, जिनको जब हीट किया जाता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन से वो आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, इस अजाइड से इस आइसोसाइनेट का बनना, ये जो स्लो स्टेप है, ये जो RDS स्टेप है, क्या कहा मैंने, इस अजाइड से आइसोसाइनेट का बनना, ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला जो स्टेप है, दिस स्टेप, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला, इससे इसका बनना, ये वाला स्टेप जो मैं कह रहा हूं, ये इस स्टेप को कहा जाता है कर्टियस रीअरेंजमेंट, और इस पूरी रिएक्शन को कहा जाता है कर्टियस रिएक्शन। ये जो स्टेप मैंने कहा, ये स्टेप क्या है, दैट इज द कर्टियस रीअरेंजमेंट। ये लीजिए, इस स्टेप को हम कर्टियस रीअरेंजमेंट कहते हैं, करेक्ट। ये कर्टियस रीअरेंजमेंट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, बात समझ आ गई यहां तक आप लोगों को? तो कर्टियस रीअरेंजमेंट क्या है, कर्टियस रिएक्शन क्या है, ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब इसके अंदर कमाल की बात जो है वो ये है कि ये जो अजाइड है ना, ये अजाइड जरूरी नहीं है कि ये अजाइड हमारे को बना बनाया मिले। ये जो अजाइड है ना, ये जरूरी नहीं है कि हमें बना बनाया मिले। हो सकता है ये अजाइड हमको पहले बनवा ले और फिर बनवाने के बाद उसमें आगे कर्टियस रिएक्शन वगैरह पूछ ले। तो मैं अब जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये अजाइड बनता कैसे है, ये जो अजाइड है ना, ये बनता कैसे है। अब मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा हूं, जरा आप लोग देखिएगा। देखो, ये अजाइड मैंने सेंटर में लिया, ये लीजिए, ये अजाइड हमने यहां सेंटर में ले लिया। अब ये अजाइड बनता कैसे है जरा देखेंगे आप लोग। देखो, अगर मैं यहां ये एसिड हैलाइड ले लेता हूं, ये लिया मैंने एसिड हैलाइड, समझना आप लोग, और मैंने कहा अगर एसिड हैलाइड की रिएक्शन हम किससे करवा दें, NaN3 सोडियम अजाइड के साथ करवा लें, क्लियर, या फिर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा लें, ट्राइमिथाइल सिलाइल अजाइड के साथ करवा लें। ये लीजिए, ट्राइमिथाइल सिलाइल अजाइड में भी ये जो N3 है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, याद रहे, ये न्यूक्लियोफाइल है N3, ये न्यूक्लियोफाइल है N3, और यही N3 यहां पर अटैक करके Cl को बाहर निकाल देता है और SN2AE मैकेनिज्म देता है, और एसिड हैलाइड से हमारे को ये अजाइड ऑब्टेन होता है,
करेक्ट, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो, यहां पर हमारे को दिया हुआ होगा, ये लीजिए देखो इधर, हो सकता है हमारे को दिया हुआ हो एस्टर, क्या दिया हुआ हो, एस्टर, ये लीजिए कोई भी एस्टर वगैरह गिवन हो, CH3C डबल बॉन्ड OOR, और इस एस्टर की रिएक्शन हमसे वो करवा दे हाइड्रोजन के साथ, ये लीजिए समझना, देखो ये क्या क्या चीजें होती हैं। एस्टर की रिएक्शन किससे करवा दी उसने, हाइड्रोजन के साथ, ओके। या चलिए इसको ऐसे समझो आप थोड़ा, हमने ये स्पीशीज ले ली, दैट इज कॉल्ड असाइल हाइड्रोजन, आप समझना इसका नाम है असाइल हाइड्रोजन, ओके। और असाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन जब HNO2 के साथ होती है ना, किसके साथ होती है, HNO2, अब HNO2 लिख देगा, या फिर वो HNO2 की जगह NaNO2 प्लस HCl लिख देगा, ये लीजिए इनमें से वो कुछ भी चीज लिख देगा, तो फिर ये असाइल हाइड्रोजन असाइल अजाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो याद रहे असाइल हाइड्रोजन से भी वो अजाइड बनवा सकता है। अब ये जो असाइल हाइड्रोजन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये कहां से मिल सकती है, जरा इसको देखें। ये आपको दो तरह से मिल सकती है असाइल हाइड्रोजन। हो सकता है आप लोगों को एसिड के थ्रू बनवा दे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले, ये लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन वो किससे करवा ले, हाइड्रोजन के साथ। अरे जैसे अमोनिया से रिएक्शन करवा के अमाइड बनाते हो ना, अरे इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करवा के क्या बनाते हो, अमाइड बनाते हो ना, तो हाइड्रोजन ले लो यार, हाइड्रोजन से क्या बन जाएगी, असाइल हाइड्रोजन, ये लीजिए। या तो वो इस एसिड से ये हाइड्रोजन बना के ऐसे असाइड बनवा लेगा, या फिर वो यहां एस्टर ले लेगा, ये लीजिए इस प्रकार से एस्टर लेगा और उसकी रिएक्शन वो हाइड्रोजन के साथ करवाएगा, करेक्ट। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के और उसको फिर वो असाइल हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, ये ध्यान रखना है हमारे को, करेक्ट। तो असाइल हाइड्रोजन से भी वो आपसे इस तरह से असाइल अजाइड बनवा सकता है, ओके। आगे की बात करता हूं मैं। अब जरूरी नहीं है कि वो असाइल अजाइड ऐसे वाया हाइड्रोजन बनाए, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट भी बनवा सकता है असाइल अजाइड। अब ये डायरेक्ट कैसे बनता है, इसके ऊपर CSIR वाला एक बार सवाल पूछ चुका है, और वापस से ध्यान रखना, तैयारी रखना, कभी भी ये सवाल आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से आजकल अजाइड डायरेक्ट बनवाया जाता है, और उसके लिए वो क्या काम में लेगा रिएजेंट, देखो वो एसिड की रिएक्शन करवाएगा डाइफिनाइल फॉस्फोरिल अजाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएगा, डाइफिनाइल फॉस्फोरिल अजाइड के साथ ये रिएक्शन होगी। DPPA क्या होता है, जरा देखेंगे, DPPA ये रिएजेंट होता है, ये लीजिए OPH OPH, ये रिएजेंट है DPPA, ध्यान रहे। अब मैं इस रिएजेंट को एक बार लिख के बता देता हूं, क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म लिख देता हूं। दिस वन इज द DPPA, फिनाइल को ऐसे लिख देता हूं मैं, दिस वन इज द, ये लीजिए, और यहां N3। ये रिएजेंट एसिड को डायरेक्ट असाइड में कन्वर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, ध्यान रखना। इसी को लिखा है मैंने इधर, ध्यान रहे, और इसका नाम है डाइफिनाइल फॉस्फोरिल अजाइड, डाइफिनाइल फॉस्फोरिल अजाइड ये कहा जाता है इसे, ओके। और डाइफिनाइल फॉस्फोरिल अजाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधे सीधे अजाइड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, करेक्ट। अब मैं आगे की बात करता हूं, आगे देखो। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये समझना भी ये चीजें आनी चाहिए हम लोगों को। अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को, है ना, सीधे एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बताइए हमारे पास क्या तरीका है। हम इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा सकते हैं, या PCl5 के साथ भी करवा सकते हैं। कब, जब हमारे को यहां इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हमारे को इसकी रिएक्शन, ये लीजिए
PCl5 SOCl2 के साथ अगर हम करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एसिड हैलाइड बना सकते हैं। कुल मिला के हम लोगों का टारगेट क्या है? हम लोगों का टारगेट है ये अजाइड आना चाहिए यार, कैसे भी करके ये अजाइड हम लोगों को मिलना चाहिए। अब ये अजाइड बनाया दे दे या एसिड हैलाइड से बनवा ले, असाइल हाइड्रोजीन से बना ले, एसिड से डायरेक्ट बनवा ले, तो इनके लिए रिएजेंट्स क्या क्या लिए जाते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया है। और फिर अजाइड को हीट करने पर आइसोसाइनेट का बनना, राइट, दैट इज द कर्टियस रीअरेंजमेंट। और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? अमीन बनेगी या सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बनेगा या कार्बेमेट बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें अगले स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या दिया गया है। ओके, ये बात हुई आपके कर्टियस रीअरेंजमेंट या कह दूं आपके कर्टियस रिएक्शन की। उतारो फटाफट यहां तक एक बार। अब हम इसके अंदर आगे की चर्चाएं करते हैं और इसमें अब मैं कर्टियस रिएक्शन अगर फोटोकेमिकल कंडीशन में हो रही है तब कैसे होगी, क्या होगी, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। यानी अब हम लोग पढ़ते हैं फोटोकेमिकल कर्टियस रिएक्शन। देखो हेडिंग डालेंगे आप लोग, कर्टियस रिएक्शन इन फोटोकेमिकल कंडीशन या फोटोकेमिकल कर्टियस रिएक्शन। देखो फोटोकेमिकल कर्टियस रिएक्शन। देखिए फोटोकेमिकल कर्टियस रिएक्शन के अंदर जो कमाल की बात है वो ये है कि यहां ये जो अजाइड हम लोग लेते हैं, ये लीजिए, ये अजाइड लिया गया है, दैट इज द असाइल अजाइड, राइट। इस अजाइड को जब फोटोकेमिकल कंडीशन दी जाती है और इसमें से N2 बाहर निकलता है, N2 निकलने के बाद हमारे को फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर एक्चुअली नाइट्रीन एज ए इंटरमीडिएट ऑब्टेन होती है। क्लियर? जबकि अभी हमने नॉर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन में जब बात की थी तो वहां पर N2 का निकलना और रीअरेंजमेंट होना ये एक कंसर्टेड स्टेप था, ये स्टेप कंसर्टेड था, राइट। जबकि सेम ये स्टेप जब हमने फोटोकेमिकल में करवाया तो हमें फ्री नाइट्रीन मिलती है, यानी नाइट्रीन यहां पर बनती है, एडजस्ट करती है। क्लियर? अब यहां जो नाइट्रीन बनी उसके बाद वो हमसे कुछ भी पूछ सकता है फोटोकेमिकल कंडीशन में। हो सकता है वो आगे फोटोकेमिकल कंडीशन के साथ हमारे को एल्कीन दे दे। याद रखना, तो हम कहेंगे जैसे कार्बिन पाई बॉन्ड में इंसर्ट होती है वैसे ही नाइट्रीन भी पाई बॉन्ड में इंसर्ट हो सकती है, यानी इंसर्शन इन पाई बॉन्ड वो हमसे ये पूछ सकता है। ये ध्यान रखना। देखो फोटोकेमिकल कंडीशन में ये नाइट्रीन बाकायदा बनती है फ्री स्टेट में, तो इसलिए हमसे कई प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं फोटोकेमिकल कर्टियस में। इंसर्शन इन पाई बॉन्ड, ये लीजिए, बिकॉज नाइट्रीन फ्री स्टेट के अंदर बनती है। क्लियर? आगे देखिएगा, अगर पाई बॉन्ड में इंसर्शन पूछ सकता है तो यार एक बात बताओ, ये ZH सिग्मा बॉन्ड में भी पूछा जा सकता है इंसर्शन, तो यहां पर भी हम इंसर्शन करवा सकते हैं। इंसर्शन इन ZH सिग्मा बॉन्ड, यानी इंसर्शन इन सिग्मा बॉन्ड, ये पूछा जा सकता है। क्लियर? हो सकता है वो हमसे ये पूछ ले कि भाई इस कार्बीन के ऊपर अपन कोई रिएजेंट ले ले ENU और सीधा उसका रिएक्शन करवा लें, यानी नाइट्रीन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूछ ले, सीधा नाइट्रीन पे न्यूक्लियोफाइल, सीधा नाइट्रीन पे रिएजेंट का अटैक पूछ ले, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये हमसे पूछा जा सकता है। ये हमारे को पता होना चाहिए, करेक्ट। और या फिर मैं ये कह दूं कि नाइट्रीन के अंदर हो सकता है वो रीअरेंजमेंट पूछ ले, जैसे वो कीटो नाइट्रीन में हमसे रीअरेंजमेंट पूछेगा, ये लीजिए, उस रीअरेंजमेंट को ही हम कर्टियस रीअरेंजमेंट कहेंगे। और वो रीअरेंजमेंट जब होगा, ये लीजिए, ये लीजिए, तो आफ्टर द रीअरेंजमेंट हमारे को आइसोसाइनेट मिलेगा, ये लीजिए। और उसके बाद में जब ये आइसोसाइनेट हमारे को मिल गया तो आइसोसाइनेट बनने के बाद फिर वो आगे कोई भी रिएक्शन हम लोगों से पूछ सकता है वाटर के साथ, आगे फिर वो हमसे वाटर के साथ रिएक्शन पूछ ले, अल्कोहल के साथ रिएक्शन पूछ ले, अमीन के साथ रिएक्शन पूछ ले,
वो किसी के साथ भी रिएक्शन पूछे, हमारे को हर प्रकार से रिएक्शन करवानी आनी चाहिए। ये हमने चर्चाएं की फोटोकेमिकल कर्टियस रिएक्शन की। क्लियर? अब मैंने कर्टियस रिएक्शन क्या होती है ये आप लोगों को समझा दिया है। अब मैं आपको कुछ रीजनिंग, कुछ सवाल करके बताता हूं। देखिएगा, कर्टियस रिएक्शन पर बेस्ड ऐसे सवाल करने आने चाहिए ताकि एक बार दिमाग खुले हम लोगों का। देखो देखो, एक सवाल लिया हमने, क्या करा हम लोगों ने, देखो हमने इंडोल लिया, ये लीजिए, करेक्ट। और इंडोल में हमने यहां एक COOH लगाया, ये लीजिए, और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई फर्स्ट ऑफ ऑल डाइफिनाइल फॉस्फोरिल अजाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द ट्राइथाइल अमीन। अभी मैंने आपको समझाया था इसका काम क्या है। और अगली स्टेप के अंदर मैंने लिया BF3, ये लीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ द ईथर। हमें देखना है एक्चुअली प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट डाल देना, किसी भी साल आ जाएगा एग्जाम के अंदर। ओके, यहां पर इस कंपाउंड की रिएक्शन मैंने डाइफिनाइल फॉस्फोरिल अजाइड से करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्कली, एंड देन मैंने लुईस एसिड की प्रेजेंस ली। अब आपको बताना है यहां क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, इस सवाल को मैं सॉल्व करके बताता हूं, बहुत ही प्यारा सवाल है। आप देखिएगा, मतलब ये चीजें होती हैं कि कंसेप्ट कितना क्लियर है हम लोगों का, हमारे को कितना अच्छा कंसेप्ट आता है ऑर्गेनिक के अंदर, ऐसे सवाल तब सॉल्व होते हैं। देखो यहां होगा क्या, सबसे पहले तो इस कंपाउंड की रिएक्शन जब डाइफिनाइल फॉस्फोरिल अजाइड के साथ होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द ट्राइइथाइल अमीन, तो होगा क्या, हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए, that is the C double bond O N3, that is the azide। ओके, अब इस अजाइड में से आगे हल्का सा हीट करने पर जेंटल हीटिंग N2 बाहर निकल जाएगी और एक रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट होने के बाद भाई फोटोकेमिकल कंडीशन में तो हो नहीं रही रिएक्शन, तो जब N2 बाहर निकलेगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा साथ में, तो आइसोसाइनेट हम लोगों को यहां ऑब्टेन हो जाएगा। यानी कि मैं यहां ये कह दूं, हमारे को यहां इस रिएक्शन से आइसोसाइनेट मिलेगा, ये N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए, ये आइसोसाइनेट हम लोगों को यहां ऑब्टेन हो जाएगा। ये कैसे बना, क्या मिला, ये सब आप लोगों के समझ में आ गया। क्लियर? यहां पर हुआ क्या, N2 बाहर निकली और साथ में एक स्टेप और हुआ जिसको आप कहते हो कर्टियस रीअरेंजमेंट। कौन सा स्टेप हुआ, कर्टियस रीअरेंजमेंट का यहां पर एक स्टेप हुआ, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे यहां कर्टियस रीअरेंजमेंट का स्टेप हुआ, हमें एक आइसोसाइनेट मिल गया। अब आइसोसाइनेट का रिएक्शन आगे देखिए कैसे करवाया जा रहा है। आगे इस आइसोसाइनेट की रिएक्शन करवाई जा रही है BF3 यानी लुईस एसिड के साथ, BF3 ईथर। अब एक बात बताओ यार, BF3 इज अ लुईस एसिड और वो इस ऑक्सीजन से लोन पेयर ले सकता है। भाई BF3 लुईस एसिड है, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, गरीब आदमी होते हैं बेचारे, आप वैलेंस शेल के अंदर केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोरोन के पास, कभी कभी इनका ऑक्टेट पूरा होता है, राइट, तो हम इनको एज ए लुईस एसिड काम में ले सकते हैं। तो BF3 यहां पर जब लिया गया तो इस ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर लेके एक कोऑर्डिनेशन बनाएगा, एक बॉन्डिंग करेगा, इससे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इससे इसकी विड्रॉइंग पावर बढ़ जाएगी। और मैं अब वो बॉन्डिंग यहां पर आप लोगों को बताता हूं, देखिएगा। ये लीजिए, और यहां जैसे ही BF3 के साथ ये लगेगा, ये माइनस और ये प्लस, जैसे ही आपने यहां पर ये बॉन्डिंग बताई और यहां पर ये लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज लगाया, मैंने कहा
यहां से इस ऑक्सीजन की विड्रॉइंग पावर बढ़ गई, और जैसे ये विड्रॉइंग पावर बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे ना, तो यहां से यहां आने पर होगा क्या, इसके ऊपर, अरे इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन कहता है कि न्यूक्लियोफाइल बाहर से वाटर ही आना चाहिए, एल्कोहल ही आना चाहिए, अमोनिया ही आना चाहिए, अमीन ही आना चाहिए? अरे न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना। तो वो न्यूक्लियोफाइल तो ये इंडॉल भी है। इंडॉल अपनी अल्फा पोजीशन से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तभी तो इंडॉल में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन पे कराते हो आप लोग इंडॉल के अंदर। आई बात, सॉरी, बीटा पोजीशन पर कराते हो आप लोग, लेकिन चूंकि बीटा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो ये अल्फा पोजीशन से भी एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है। तो यहां पर रिएक्शन जो होगी वो इस वाली पोजीशन से अटैक होके हो जाएगी। याद करो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल पायरॉल फ्यूरेन थायोफीन ये अल्फा पोजीशन पर ARSE देते हैं, और इंडॉल है ना ये बीटा पोजीशन पर देते हैं, बीटा ऑक्यूपाइड है तो फिर अल्फा पोजीशन से ARSE दे देते हैं। तो इसका मतलब इंडॉल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो आइसोसाइनेट खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है, इंडॉल एक न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगी। करेक्ट। तो यहां पर बस यही रिएक्शन हम लोगों को चेक करनी थी। हम सोचे बाहर से कोई वो वाटर डालेगा, वो कोई अल्कोहल डालेगा, वो कोई अमीन लेगा, वो कार्बेमेट बनवाएगा, यूरिया बनवाएगा, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बनवाएगा या कार्बेमिक एसिड बनवाएगा। भाई कुछ नहीं बनवाया, उसने सिंपल इंडॉल के साथ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हम लोगों से पूछ ली है। मैंने कहा ना ये चीजें हम लोगों को करनी आनी चाहिए। जैसे ही रिएक्शन हुई, यहां देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ये अटैक होगा, और जैसे ये स्टेप हुआ देखेंगे क्या बनेगा, कैसे बनेगा, जरा ध्यान से समझेंगे। यहां से जैसे ये स्टेप हुई, ये लीजिए, ये यहां नाइट्रोजन, ये लीजिए, ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बन चुका है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। करेक्ट। और यहां पर ये डबल बॉन्ड है। क्लियर। और इस ऑक्सीजन के साथ ये BF3 जुड़ा हुआ है, ये लीजिए। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं कि एरोमेटिक सबस्ट्रेट में जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ता है, फिर उस कार्बन पर लगा हुआ H+ फॉर्म के अंदर निकलता भी है ताकि ARSE कंप्लीट हो सके। अरे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है भाई, कोई बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पर जुड़ता है, फिर उस कार्बन पर लगा हुआ इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर लगा हुआ H+ फॉर्म के अंदर निकलता है ना। तो यहां इस इंडॉल में एक इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर लग गया, तो जहां लगा है उस कार्बन पर लगा हुआ H+ फॉर्म के अंदर निकलेगा ताकि सिस्टम में फिर से एरोमेटाइजेशन आ जाए और ARSE कंप्लीट हो सके। तो मैं यही करवाऊंगा। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ चुका है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां लो जी भैया आ गया यहां पर। करेक्ट। इलेक्ट्रोफाइल पूरा मतलब वापस एरोमेटिसिटी आ गई, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका है। अब इस H का क्या रोल है जरा वो देखेंगे। अब हमें ये पता है यार, हम ये जानते हैं, हम ये समझते हैं कि आइसोसाइनेट में ओवरऑल, अरे आइसोसाइनेट में ओवरऑल होता क्या है, आइसोसाइनेट में ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जुड़ता है और इलेक्ट्रोफाइल इस नाइट्रोजन पर जुड़ता है। यही तो करवाते हो आइसोसाइनेट में। देखो भाई देखो, आइसोसाइनेट में ऐसे तो करवाते हो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और आप कोई रिएजेंट लेते हो तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां जोड़ते हो, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां जोड़ते हो। कैसे जोड़ते हो, ये सब कुछ मैकेनिज्म के साथ हम कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लासेस में हमारे साथ कुछ हो चुका है ये। क्लियर। तो अगर न्यूक्लियोफाइल इधर इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ता है तो भाई न्यूक्लियोफाइल इंडॉल तो जुड़ चुका है। देखो ये न्यूक्लियोफाइल तो कार्बन पे जुड़ चुका है, कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल आ चुका है। अब है इलेक्ट्रोफाइल का रोल, और इलेक्ट्रोफाइल अब कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है उस इंडॉल से निकली हुई H+। इस वक्त यहां इलेक्ट्रोफाइल है, और जो ये H+ बाहर निकली है ना, ये H+ क्या करेगी जरा देखो, बोरोन वापस से इलेक्ट्रॉन दे देगी, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, और ये H+ जाके इस नाइट्रोजन पर वापस से लग जाएगा, और हमें फाइनली ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। लीजिए ये लीजिए, ये बेंजीन, ये लीजिए, यहां पर ये आपका ये N हो गया, और ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया, H यहां पर लग चुकी है। हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन
हो जाएगा। दिस वन इज द आंसर। इस सवाल को इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। तो ये एक तरह से वही कर्टियस रीअरेंजमेंट ही है, कर्टियस रिएक्शन ही है, लेकिन अमीन नहीं बनी यहां, क्योंकि कर्टियस का मतलब हम क्या समझते हैं, अमीन। कर्टियस रिएक्शन का मतलब होता है एसिड हलाइड से अमीन बनाना है। अरे वो तो पेरेंट रिएक्शन है। एसिड हलाइड से हमने अजाइड बना लिया, N2 बाहर निकाल दिया, आइसोसाइनेट कर दिया, वाटर चिपका दिया, कार्बोनिक एसिड बना दिया, CO2 बाहर निकाल दिया, NH2 बन गया। ठीक, अब मैं कहता हूं वाटर की जगह कुछ और ले लो यार, कुछ और ले लो। वाटर की जगह अल्कोहल लोगे तो आपको यहां पर कार्बोनेट मिल जाएगा। अमीन लोगे, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया ले लोगे। और अगर आप आइसोसाइनेट के रिएक्शन किसी एरोमेटिक सबस्ट्रेट से करा लोगे इस तरीके से लुइस एसिड की प्रेजेंस में, तो फिर इंट्रामोलिकुलर ARSEB हो जाएगी। ये भी ओवरऑल कर्टियस रिएक्शन ही है, बट हाँ इसको हम कह सकते हैं दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कर्टियस रिएक्शन। करेक्ट। चलिए उतारेंगे आप लोग। अब देखिएगा कर्टियस रीअरेंजमेंट क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, वो भी एक तरह से कर्टियस की एप्लीकेशन ही है, और उसके हम कहते हैं डेराप्स्की डिग्रेडेशन, जो कि अमीनो एसिड्स के अंदर पढ़ा जाता है। इसको भी आप समझो, क्योंकि ये कभी भी किसी भी सवाल बना के पूछ लिया जाएगा। देखो अब मैं बात कर रहा हूं यहां, मतलब ये कर्टियस ही है, कर्टियस का एप्लीकेशन पार्ट आप कह सकते हो। डेराप्स्की डिग्रेडेशन, देखिए डेराप्स्की डिग्रेडेशन में क्या होता है, हम यहां पे अल्फा साइनोएस्टर लेते हैं, और अल्फा साइनोएस्टर की रिएक्शन हम करवाते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ। ये लीजिए, दैट इज द पहला स्टेप। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HNO2 के साथ। उसके बाद फिर हम इसको हीट करते हैं, इन द प्रेजेंस हीट करते हैं, और देन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, राइट। और फाइनली हम यहाँ पर HCl लेते हैं 20%, और उसके अंदर इस कंपाउंड को रिफ्लक्स करते हैं। ये लीजिए, और फाइनली इन प्रोसेस के बाद हमारे को मिलता है अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा साइनो एसिड से हमारे को क्या मिल जाता है, अल्फा अमीनो एसिड। और याद रहे इसके अंदर ये वाला जो स्टेप है, दिस स्टेप, एक्चुअली ये स्टेप कर्टियस रीअरेंजमेंट का है। ये जो स्टेप है, ये स्टेप कर्टियस रीअरेंजमेंट का स्टेप होता है। करेक्ट, दैट इज द अल्फा साइनोएस्टर से अल्फा अमीनो एसिड का प्रिपरेशन। इस पूरी रिएक्शन का नाम है डेराप्स्की डिग्रेडेशन। देखिए ये कैसे होती हैं, और इसके अंदर कौन सा स्टेप कर्टियस का है उसकी डिस्कशन हम लोग करते हैं। क्लियर। देखो यहां सबसे पहले मैं एक अल्फा साइनोएस्टर ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले हम एक अल्फा साइनोएस्टर बनाए तो सही। ये है अल्फा साइनोएस्टर, और अल्फा साइनोएस्टर की रिएक्शन आपको पता है हाइड्रोजन के साथ होती है, तो हाइड्रोजोन बनता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। इधर देखिएगा, ये रहा, देखो इधर, ये रहा। इस एस्टर की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो ये हाइड्रोजोन बनता है, और आगे HNO2 के साथ रिएक्शन होके ये अजाइड बन जाता है। ये स्टेप यहां पर लिया गया है। आ गई मेरी बात समझ में आप लोगों को? क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी ना, तो हमारे को ये स्टेप मिलेगा। ये लीजिए, करेक्ट। यहां पर ये साइनो ग्रुप लगा। उसके बाद इस कंपाउंड की रिएक्शन जब हम HNO2 के साथ करवाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है यहां पर अजाइड बनता है। सबसे पहले हमें ये अजाइड बनाना था, करेक्ट। ये लीजिए, ये अजाइड हमने यहां पे बना लिया है। अब इस अजाइड के बनने के बाद ये लीजिए, ये अजाइड ऐसे लिख लो, हमारे को पता है किसी भी तरीके से लिखी जा सकती है ये अजाइड। ओके। अब इस अजाइड को जब आगे हम लोग हीट करते हैं तो देखो भाई क्या होगा। अब यहां पर अब इस स्टेप में यहां से N2 बाहर निकलेगा,
N2 बाहर निकलने के बाद ये ग्रुप माइग्रेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे, यानी कि हमें आइसोसाइनेट मिलेगा। अब ये जो आइसोसाइनेट हमारे को मिला यार, उस आइसोसाइनेट को मैं, अरे देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखो ये लो, ये आइसोसाइनेट बना लिया मैंने, करेक्ट। अब मैं इस आइसोसाइनेट का आगे रिएक्शन H2O के साथ करवाऊंगा, और जब H2O के साथ करवाऊंगा उसके बाद मैं हीट करूंगा, CO2 बाहर निकाल दूंगा कार्बोनिक एसिड में से। तो आफ्टर दिस रिएक्शन हमारे को अरे ये स्पीशीज मिल जाएगी क्या, ये लीजिए। तो बताइए, अरे ये जो स्टेप है ये यही तो कर्टियस रीअरेंजमेंट का स्टेप है। दिस वन इज कॉल्ड कर्टियस रीअरेंजमेंट। अरे मैं यही कह रहा हूं ना, ये जो स्टेप है ये वाला, ये स्टेप क्या है, दिस वन इज द कर्टियस रीअरेंजमेंट। ये कह रहा हूं मैं आप लोगों को, इसको क्या कहा जा रहा है, कर्टियस रीअरेंजमेंट, CURTIUS, कर्टियस रीअरेंजमेंट। ओके, अब ये जो कर्टियस रीअरेंजमेंट के बाद ये जो स्पीशीज बनी, इसको आगे किसके साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, इसकी आगे रिएक्शन करवाई जा रही है, देखना इधर, करवाई जा रही है HCl 20% के साथ रिफ्लेक्स किया जा रहा है, ये लीजिए। और इससे क्या होगा, इस साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस, और जैसे ही इस साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा एसिडिक मीडियम के अंदर, हम जानते हैं साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है एसिडिक मीडियम में, तो हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम कह रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड। ये लीजिए, ये इस पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं डेरप्स्की डिग्रेडेशन, जिसके अंदर कर्टियस रीअरेंजमेंट वन ऑफ द स्टेप है, ध्यान रखिएगा। तो देखो, कर्टियस रिएक्शन मैंने आपको पूरी समझाई, कर्टियस रीअरेंजमेंट क्या होता है वो आपको सिखाया। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूं, देखिएगा। कर्टियस रिएक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को क्या कहा था, कर्टियस रिएक्शन के अंदर एसाइल अजाइड इज द सबस्ट्रेट, जिसको आगे हीट करने पर N2 बाहर निकलता है, और एक कंसर्टेड स्टेप के अंदर एनाइनिक ग्रुप एलाइनोट्रॉपिक एक रीअरेंजमेंट होता है, और ये कंपाउंड एक आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर डिपेंड करता है आइसोसाइनेट की रिएक्शन आगे किससे करवा रखी है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अमीन भी बन सकता है, कार्बोमेट भी बन सकता है, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया भी बन सकती है। अब ये जो अजाइड है, हो सकता है ये अजाइड हमें बना बनाया मिले, या हो सकता है बनवा ले। अजाइड बनवाने के लिए वो हमारे को इनमें से कोई सा भी स्टेप काम में ले सकता है। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन में तो एसिड से बनाया, एक रिएक्शन में हमने एस्टर से बना लिया, क्लियर। बाकी एसिड हैलाइड से तो आप जानते ही हो, बस इतना याद रखना, सोडियम अजाइड की जगह ट्राइमिथाइल सेलाइल अजाइड भी हमारे को दिया हुआ हो सकता है। फिर ये अजाइड बनने के बाद हमें पता है इसको हीट वीट करोगे तो आइसोसाइनेट बनके कर्टियस रीअरेंजमेंट हो जाएगा। फिर मैंने आप लोगों से बात करी कर्टियस रीअरेंजमेंट इन फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल कंडीशन में जब आप कर्टियस रीअरेंजमेंट करवाते हो तो यहां फ्री नाइट्रीन बाकायदा एग्जिस्ट करती है, वो हमें मिलती है। तो इसका मतलब अब आगे अगर ये नाइट्रीन फ्री स्टेट में बन सकती है तो फिर इंसर्शन इन पाई बॉन्ड से भी सवाल बना के पूछा जा सकता है, सवाल सिग्मा बॉन्ड में इंसर्शन से भी पूछा जा सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या फिर वही रीअरेंजमेंट करवा के आइसोसाइनेट बनवा के और वही आगे के सवाल वगैरह बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने यहां पर बात करी कर्टियस रीअरेंजमेंट पर बेस्ड इस प्रकार के सवाल की जिसमें ARSE का एक स्टेप हुआ है। मैंने कहा कर्टियस रीअरेंजमेंट में ऐसी चीजें भी आपको करनी आनी चाहिए। और फिर हमने इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ी और उस एप्लीकेशन को हमने नाम दिया डेरप्स्की डिग्रेडेशन, जिसके अंदर कहा ये स्टेप्स में कर्टियस रीअरेंजमेंट होता है। क्लियर, चलिए उतार लीजिए आप लोग इस कर्टियस रीअरेंजमेंट।